नमस्ते। मैं नेटप्रो ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से प्रोफेसर शुमोन रे हूँ और मैं इस केंद्र का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। नमस्ते, मेरा नाम यॉर्गन टी जॉनसन है। मैं NNED प्रो टेक्निकल ऑफिसर हूं और मेरी पृष्ठभूमि सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण क्षेत्र है। और आज हम दोनों आपको जीवन क्रम में कुपोषण के दोहरे बोझ के बारे में बताते हुए स्वास्थ्य की उपलब्धि और 2030 के एजेंडे की ओर बढ़ते हुए स्थायी उपभोग पर प्रमुख जानकारी देंगे। इसके साथ ही हम कुछ ऐसी कार्रवाइयों पर चर्चा करेंगे जिनका सभी द्वारा अनुसरण किया जा सकता है। चर्चा शुरू करने से पहले हम इस बात पर गौर करेंगे कि वर्तमान में पोषण को कैसे परिभाषित किया जाता है। इसकी जटिल परिभाषा विकास, सुधारने और रखरखाव के लिए खाद्य पदार्थों के सेवन और उपयोग में शामिल प्रक्रियाओं की कुल राशि के बारे में बात करती है और निश्चित रूप से पोषक तत्वों को विभिन्न रूपों में संग्रहित किया जाता है और जब भोजन का सेवन पर्याप्त नहीं होता है तो इसका उपयोग किया जाता है। कुपोषण के बारे में हमारी समझ में ये महत्वपूर्ण है। पोषण विज्ञान इस समझ में सहायता करता है क्योंकि ये हमें पोषक तत्वों और भोजन का अध्ययन करने में मदद करता है कि शरीर इन पोषक तत्वों का उपयोग कैसे करता है और ये भी बताता है कि आहार, स्वास्थ्य और बीमारी कैसे परस्पर संबंधित हैं। उच्च स्तर पर पोषण, जैविक और सामाजिक विज्ञान परस्पर जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप इस आरेख में देख सकते हैं, खाद्य के जैव रसायन के साथ, विशेष रूप से भोजन के आणविक जीव विज्ञान के साथ स्वाभाविक संबंध हैं और खाद्य सुरक्षा या असुरक्षा के कृषि पक्ष के बीच पर्यावरणीय संबंध हैं। आहार और कुपोषण और पोषण कैसे संबंधित हैं? पोषण की एक सरल परिभाषा ये है कि आप जो खाते हैं वही निर्धारित करता है कि आप क्या हैं और निश्चित रूप से आप क्या कर सकते हैं। व्यक्ति के लिए एक समग्र उपयुक्तता है और ये व्यक्ति की क्षमता को निर्धारित करता है। दूसरी ओर आहार का संबंध उन चीजों के संगठन से है जिस तरह से हम भोजन करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, पोषक तत्व नहीं। दूसरी ओर कुपोषण या तो अपर्याप्त सेवन, अत्यधिक सेवन या सेवन में असंतुलन है और ये कुछ स्थितियों को जन्म दे सकता है, चाहे वो कुपोषण के बहुत विशिष्ट रूपों के साथ मोटापा हो। आइए जरा एक नजर पोषक तत्वों पर डालें। ये रासायनिक यौगिक होते हैं जो वृद्धि और चयापचय के लिए आवश्यक हैं और इनकी आहार में आपूर्ति की जानी चाहिए क्योंकि इन्हें शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। पोषक तत्वों की दो मुख्य श्रेणियां हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट जो हमें ऊर्जा के स्रोत देंगे, लेकिन इनके अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी हैं। और दूसरे हैं सूक्ष्म पोषक तत्व जो विटामिन और खनिज हैं। ये कम मात्रा में आवश्यक होते हैं लेकिन स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए नितांत आवश्यक हैं। एक स्वस्थ आहार के कुछ सिद्धांत इस प्रकार हैं। हमें बालक को प्रारंभिक अवस्था में ही स्तनपान आरंभ करने की आवश्यकता है जो स्वस्थ विकास और वृद्धि को बढ़ावा देता है और बाद में जीवन के चयापचय जोखिमों के साथ साथ पुरानी बीमारी के जोखिम को कम करता है। हमें पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की एक विस्तृत विविधता का चयन करने की आवश्यकता है, इसलिए विविधता उसी का हिस्सा है। हमें ऊर्जा की जरूरतों को पूर्ण कर सकने वाले पौष्टिक भोजन और पेय का सेवन करना चाहिए, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं। उन खाद्य पदार्थों को सीमित करना जो बहुत ऊर्जा सघन है। भोजन को सुरक्षित रूप से तैयार करना और भंडारण करना ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि पोषक तत्वों की गुणवत्ता, मात्रा और खाद्य सुरक्षा सभी बरकरार रहें। भोजन की पसंद को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। उदाहरण स्वरूप जैविक निर्धारक जैसे भूख, आर्थिक जैसे आय, भौतिक जैसे पहुंच, शिक्षा या यहाँ तक कि पाक कला कौशल। विशेष रूप से संस्कृति और खाद्य संस्कृति सहित सामाजिक निर्धारक
मनोदशा और तनाव सहित मनोवैज्ञानिक निर्धारक, साथ ही दृष्टिकोण, विश्वास और अन्य सामाजिक निर्माण। जब हम भोजन से लेकर स्वास्थ्य तक की बड़ी तस्वीर के बारे में सोचते हैं, तो उसमें खाद्य उत्पादन, खाद्य पर्यावरण, आहार विकल्प हैं जो पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति निर्धारित करते हैं, जबकि हर स्तर पर कई व्यापक निर्धारक हैं। पोषण ज्ञान और इसका अनुप्रयोग महत्वपूर्ण है। आइए एक बार भोजन से स्वास्थ्य की सीढ़ी पर वैश्विक पोषण संक्रमण पर नजर डालते हैं। ये एक जटिल आरेख है, लेकिन यदि आप बारीकी से देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये एक विकासवादी तरीके से हुआ 5 अनुक्रमिक प्रतिमान दिखाता है। व्यक्ति 1 में हम पुरापाषाण काल के व्यक्ति को, व्यक्ति 2 में बस्तियों को, तीसरे में औद्योगिकरण को, चौथे में अधिक आपूर्ति से हुए गैर संचारी रोग वाले व्यक्ति को और 5वें प्रतिमान में अपने लक्ष्य को देख सकते हैं। वर्तमान में हम प्रतिमान 2 और 4 का परस्पर व्यापन देखते हैं, जहां हम कम आपूर्ति और अधिक आपूर्ति की बीमारियों को सह अस्तित्व में देखते हैं और सामान्यतः इसे दोहरे पोषण भार के रूप में जाना जाता है। कम और अधिक पोषण और संबंधित पुरानी बीमारियों और निश्चित रूप से अल्प पोषण दोनों का सह अस्तित्व अक्सर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के साथ हो सकता है और समान रूप से मोटापे से ग्रस्त लोगों में भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। लेकिन ये दोहरा बोझ न केवल एक ही आबादी में हो सकता है, बल्कि जीवन के दौरान व्यक्तियों में विभिन्न चरणों में हो सकता है और वो विभिन्न प्रकार के कुपोषण का अनुभव कर सकते हैं। और ये नीति और संसाधन आवंटन के लिए एक बड़ी चुनौती है। 2020 से कोविड महामारी के कारण पोषण की भूमिका पर जोर दिया गया है, वास्तव में इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कि इस संकट के बाद पोषण को समझने और अपरिहार्य के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है। लेकिन वास्तव में कुपोषण के वैश्विक बोझ में असमानताओं की समस्या जारी है और ये कम और अधिक पोषण दोनों से संबंधित है, इसलिए दोहरा बोझ बढ़ रहा है। यहाँ इस स्लाइड में आप एक तरफ अधिक वजन और मोटापे से संबंधित और दूसरी ओर स्टंटिंग से संबंधित कई अलग अलग आंकड़े देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये एक ही आबादी में सह अस्तित्व में है और इन आबादी में हमें आंकड़े संचालित कार्रवाइयों की आवश्यकता है। हमारे पास कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त डेटा है। कृपया अधिक जानकारी के लिए वैश्विक पोषण रिपोर्ट का संदर्भ लें, जिसमें वास्तव में निवेश और न्याय संगत, लचीली और सतत खाद्य और स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण जैसी कई महत्वपूर्ण कार्रवाइयां करने का आह्वान किया गया है, जो क्षेत्रों के बीच सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए परस्पर क्रिया करते हैं। इसलिए खाद्य उत्पादन, उदाहरण के लिए, अर्थशास्त्र और राजनीति द्वारा बहुत अधिक संचालित होता है, जबकि भोजन के विकल्प सहकर्मी के व्यवहार और स्वास्थ्य सलाह के माध्यम से अधिक संचालित हो सकते हैं। हमें पोषण संबंधी प्रतिबद्धताओं को पुनर्जीवित करने और उनका विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण क्षणों का लाभ उठाने की आवश्यकता है। और वास्तव में, जैसा कि WHO हमें याद दिलाता है, अब समय असमानताओं को दूर करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने का है। विश्व में खाद्य और सुरक्षा की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने वाली सोफी की अनुवर्ती 2 रिपोर्टों से हमें ये ज्ञात है कि अस्वास्थ्यकर आहार अधिकांश गैर संचारी रोगों का प्रमुख कारण है, लेकिन दुर्भाग्यवश स्वस्थ आहार को अक्सर अस्वास्थ्यकर आहारों की तुलना में अधिक महंगा पाया गया है। हमें स्वास्थ्य आहार की अक्षमता को दूर करने के लिए खाद्य प्रणाली को देखने की जरूरत है। विशेष रूप से कोविड के बाद के परिवर्तनों के मद्देनजर ये जरूरी हो गया है। मेरे साथी योगन अब आगे का सत्र बढ़ाएंगे, जो दोहरे बोझ से पार पाने के लिए कुछ कार्यों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद शुमोन। तो क्या किया जा सकता है? जबकि कुपोषण का दोहरा बोझ
पोषण संबंधी क्षेत्रों और कर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन सकता है। ऐसे में कुपोषण के सभी रूपों से उभरने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण पर कैसे पुनर्विचार करना चाहिए, वे एकीकृत कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर भी प्रस्तुत करते हैं। कुपोषण के दोहरे बोझ को संबोधित करना उन लोगों के बीच संरेखण और समन्वय का अवसर प्रदान करता है जिन पर अल्पपोषण, अतिपोषण, अधिक वजन और मोटापा, संक्रामक रोग, एनसीडी, मातृ एवं शिशु बीमारी और उम्र बढ़ने से जुड़ी बीमारियों को संबोधित करने का प्रभार है। कुपोषण के दोहरे बोझ को दोहरे लाभ के अवसर के साथ एक उपकरण पोषण चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे कार्यक्रम और नीतियों जिनका उद्देश्य दोहरे कर्तव्य साक्ष्य आधारित कार्यों के माध्यम से इस पोषण बोझ को दूर करना है, के सफल और लागत प्रभावी दोनों होने की संभावना है। दोहरे कर्तव्य वाले कार्यों में ऐसे हस्तक्षेप, कार्यक्रम और नीतियां शामिल हैं जिनमें अल्पपोषण, वेस्टिंग, स्टंटिंग और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी या अपर्याप्तता और अधिक वजन, मोटापा या आहार से संबंधित एनसीडी, टाइप 2, मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर के कुछ प्रकार, दोनों के जोखिम या बोझ को एक साथ कम करने की क्षमता है। कुछ उदाहरणों में इष्टतम मातृ और प्रसव पूर्व पोषण और देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नीतियां, स्तनपान का संरक्षण, प्रोत्साहन और समर्थन, जिसमें पहले 6 महीनों के दौरान केवल स्तनपान और जीवन के पहले 2 वर्षों में उपयुक्त पूरक आहार शामिल है, सहाला पूर्व विद्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों और कार्यस्थलों में स्वस्थ आहार को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा में सुधार और सभी व्यक्तियों और परिवारों द्वारा स्वस्थ खाद्य पदार्थों तक पहुंच सुनिश्चित करने वाले उपाय और नीतियां, उचित और लचीली खाद्य प्रणालियों में स्वस्थ और सतत आहार तक पहुंच सुनिश्चित करने वाली पहल सभी शामिल हो सकते हैं। हालांकि कुपोषण के विभिन्न रूपों को संबोधित करने वाले कार्यों को आमतौर पर अलग अलग समुदायों, नीतियों, कार्यक्रमों, सरकारी संरचनाओं और वित्त पोषण धाराओं द्वारा प्रबंधित किया जाता है। 2019 में लैंसेट श्रृंखला में 10 दोहरी कर्तव्य वाली कार्रवाइयों की पहचान की गई और उनमें पोषण, मोटापा और आहार संबंधी एनसीडी दोनों के जोखिम को कम करने की प्रबल क्षमता है। इन कार्यों को अधिक समग्र तरीके से सभी रूपों में कुपोषण को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। ये कुपोषण के विभिन्न रूपों के साक्ष्य और सामान्य चालकों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। मोटापे और आहार से संबंधित बीमारी पर कुछ कुपोषण केंद्रित कार्यक्रमों के कारण अनपेक्षित नुकसान के उदाहरणों का दस्तावेजीकरण करता है और कुपोषण के कई रूपों से उभरने के लिए दोहरे कर्तव्य वाले कार्यों के उदाहरणों को उजागर करता है। स्वास्थ्य सेवाओं के भीतर हमारे पास 5 कार्य हैं। इनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई प्रसव पूर्व देखभाल की सिफारिशों को बढ़ाना शामिल है। उदाहरण के लिए स्वस्थ खाने के बारे में परामर्श और गर्भावस्था के दौरान स्वस्थ रहने और अत्यधिक वजन बढ़ने से रोकने के लिए शारीरिक रूप से सक्रिय रहना। स्तन के दूध का विकल्प, चाहे वो फॉर्मूला दूध या नॉन फॉर्मूला दूध हो, के प्रचार को समाप्त करके स्तनपान की रक्षा करने और बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए कार्यक्रमों का विस्तार करना। पूरक आहार प्रथाओं के लिए मार्गदर्शन सुनिश्चित करना संबंधित संकेतक हैं। उदाहरण के लिए दोहरा कर्तव्य या डबल ड्यूटी पोषण परामर्श प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, श्रमिकों के लिए नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल करना, मौजूदा विकास निगरानी कार्यक्रमों को नया स्वरूप देना। उदाहरण के लिए बचपन या वजन के संदर्भ में चल रहे विकास निगरानी कार्यक्रम एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं, जिसमें सभी प्रकार के कुपोषण को दूर करने के लिए स्वस्थ आहार और स्नैक्स पर निर्देश या उचित परामर्श शामिल है। और अंत में ऊर्जा से भरपूर और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों और पूरक आहार का उपयोग करने से होने वाले अनुचित नुकसान को रोकना। उदाहरण के लिए अल्प पोषण को रोकने के लिए पूर्व चयनित उपाय के रूप में स्वस्थ आहार को बढ़ावा देना। सामाजिक सुरक्षा कवच के लिए एक कार्य है। उदाहरण के लिए नकद और खाद्य हस्तांतरण पदार्थों और वाउचर को नया स्वरूप देना, जिसमें स्वस्थ आहार, शारीरिक गतिविधि, हस्तक्षेप, स्वास्थ्य सेवाओं के निवारक उपयोग पर केंद्रित मजबूत दवा और व्यवहार परिवर्तन संचार शामिल है। शैक्षिक व्यवस्था के लिए भी एक ही कार्य है।
वो है स्कूली भोजन कार्यक्रमों को फिर से डिजाइन करना और शैक्षिक संस्थानों में और उसके आसपास भोजन के लिए पोषण संबंधी दिशा निर्देश तैयार करना। उदाहरण के लिए स्कूलों में और स्कूलों के लिए खुराकों और भोजन की योजना बनाते समय बच्चों और उनके माता पिता को शामिल करना जरूरी हो जाता है। अंत में कृषि खाद्य प्रणाली और खाद्य वातावरण है। यहाँ हमारे पास 3 कार्य हैं। बाजारों तक कम पहुंच वाले दूर दराज के इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों के बीच खाद्य उत्पादन और खपत में विविधता को बढ़ावा देकर सतत पोषण कृषि कार्यक्रमों को बढ़ाना। उदाहरण के लिए स्वस्थ आहार का समर्थन करने के लिए कृषि और खाद्य प्रणाली नीतियां, फल, सब्जियां, काष्ठफल, फलियां और साबुत अनाज जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन की ओर कृषि को फिर से केंद्रित करना और इन खाद्य पदार्थों को सभी के लिए अधिक किफायती बनाना। और अंतिम क्रिया बिंदु इन सभी रूपों में कुपोषण के दृष्टिकोण से खाद्य वातावरण में सुधार के लिए नीतियों का कार्यान्वयन है। खाद्य वातावरण में सुधार करने के उद्देश्य से चर्चित उपरोक्त कार्यों के अलावा नीतियों को लागू करना चाहिए, जैसे पोषण स्वास्थ्य की निगरानी और उस पर प्रतिबंध लगाना, और साथ ही भोजन, स्नैक्स और उच्च शर्करा वाले पेय पदार्थों और वसा और नमक पर स्वास्थ्य दावों की आवश्यकता होगी। हम 3 स्तरों का उपयोग करके व्यवहार में दोहरे कर्तव्य के बारे में चर्चा कर सकते हैं। पहला स्तर है हानि न पहुंचाना, डू नो हार्म। कुपोषण के विभिन्न रूपों को दूर करने के लिए वर्तमान में विश्व भर में कई महत्वपूर्ण और प्रभावी कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। दोहरा कर्तव्य या डबल ड्यूटी करने का पहला स्तर यह आकलन करना और सुनिश्चित करना है कि मौजूदा पहल, उदाहरण के लिए नीतियां, कार्यक्रम आदि, कुपोषण या एनसीडी के पुराने रूपों के जोखिम को नहीं बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि तीव्र अल्पपोषण से प्रभावित छोटे बच्चों को खिलाने के लिए प्रयास और नवीन पहल की जाती है। इसके अलावा अधिक वजन और एनसीडी के दीर्घकालिक जोखिम को संबोधित करें। दूसरा स्तर रेट्रोफिट है। इस स्तर पर दोहरा कर्तव्य प्राप्त करने का फोकस ये देखना है कि कौन से कार्य पहले से ही लागू किए जा रहे हैं और ये देखना कि क्या उनमें क्षमता है या सकारात्मक हैं और क्या वे साथ ही साथ कुपोषण के अन्य रूपों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ स्कूली खाद्य कार्यक्रम पोषण के तहत लक्षित हो सकते हैं, जबकि अन्य जगह अस्वास्थ्यकर आहार से जुड़े खाद्य पदार्थों के सेवन को प्रतिबंधित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। सुनिश्चित कार्यक्रम कुपोषण के दोहरे कर्तव्य के जोखिम को कम करने के लिए तैयार किए गए हैं, जो पहले से ही काम कर रही पहलों पर दोहरा लाभ प्राप्त करेंगे। अंतिम स्तर डी नोवा एक्शन है और यह सबसे सक्रिय स्तर है। इसमें विशेष रूप से दोहरा कर्तव्य करने के लिए डिजाइन किए गए नए कार्यों का विकास शामिल है। यह इस बात पर आधारित है कि स्थानीय महामारी विज्ञान नीति, सांस्कृतिक पर्यावरण और खाद्य संदर्भों को दर्शाते हुए ऊपर बताए गए कौन से कार्य किसी विशेष सेटिंग को लागू करने के लिए संभावित रूप से सबसे सशक्त उम्मीदवार हैं। इसमें मौजूदा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यों और प्राथमिकताओं के लिए नए कार्य शामिल हो सकते हैं। कार्य का प्रकार और प्रभावशीलता देशों के बीच और भीतर अलग अलग होगी। दोहरे कर्तव्य का प्रतीक सभी के लिए समान हल के दृष्टिकोण पर नहीं टिका है, बल्कि ये पोषण क्रियाओं को तैयार करने की एक विधि है जो व्यक्तिगत सेटिंग के लिए उपयुक्त है। इसके साथ ही मैं इतना कहकर अपने वक्तव्य का समापन करूंगा कि पौष्टिक आहार, अच्छे स्वास्थ्य और जो कुछ हम करते हैं उसकी जड़ है। जैसा कि सतत विकास लक्ष्यों में पोषण का ये आंकड़ा स्पष्ट रूप से दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद योगन। और नेट प्रो ग्लोबल सेंटर के अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ मिलकर काम करने वाले सभी संगठनों, ईस्ट एंग्लिया यूनिवर्सिटी, MSSRF, प्रदान, इक्रिसेट, किस और पंजाब विश्वविद्यालय को भी धन्यवाद, शुक्रिया। अंत में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दोहरे कर्तव्य और उससे संबंधित अवधारणाओं को सारांश में बताने वाली वीडियो देखते हैं। We live in a world
where undernutrition and obesity can exist side by side in the same country, home, or even person. Foods high in sugars, salt, and/or unhealthy fats are leading to unhealthy diets and are one reason why children may not be growing healthily, while causing other people to develop overweight or obesity. The consumption of unhealthy diets is heavily influenced by marketing. Easy access is fueling this new nutrition reality, but thankfully, change towards a healthier future is possible. By having a sustainable healthy diet made up of a variety of foods that are safe for consumption, we can promote health and have better abilities to fight illness. How do we do this? Good nutrition for women during pregnancy and for children in their first 1,000 days of life, including breastfeeding, sets them up for healthy adulthood and future generations. We should eat more fresh fruits and vegetables, whole grains, pulses, nuts and seeds, and less sugary drinks and foods high in sugars, salt and unhealthy fats. The less of these foods we buy, the more the food industry will be encouraged to produce foods that contribute to healthy diets. We can also call on our leaders to make the right decisions so that every person, everywhere, can afford and access good nutrition. When people like you and me, industries and governments work together to make positive changes, we can create a healthier world.